डॉक्टर हर्ष उदावत सर, वेलकम टू द अराइव पॉडकास्ट। थैंक यू। कहते हैं पेट की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। जिसका पेट ठीक नहीं है उसकी लाइफ में चाहे सब कुछ अच्छा हो लेकिन लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता। मैंने ये देखा है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने आप ही लेबल कर लेते हैं अपने आप को आईबीएस। कैसे पता किया? गूगल सर्च किया और मुझे लगा कि आईबीएस है और मेरे को 15 साल से आईबीएस है। अरे भाई 30 साल का पेशेंट है और वो कह रहा है मेरे को 15 साल से आईबीएस है, तो बात पचती नहीं है। ओपीडी में करीब 10 से 15% लोग हमारे पास ऐसे होते हैं उनको कुछ नहीं होता, मतलब दे डोंट हैव अ सीरियस डिजीज बट देन दे सफर फ्रॉम दीज सिम्टम्स एंड दे सफर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। स्टूल टेस्ट होता है एंड दीज कंपनीज आल्सो टेल यू कि भाई आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब तो एक जापानीज स्टडी थी, जितना आप फास्ट करेंगे आपका एपोप्टोसिस बढ़ता है, तो जो भी पुराने और खराब सेल्स हैं उनको हमारी बॉडी मार देती है और कैंसर से बच सकते हैं। अभी ये एसिडिटी के सिम्टम्स क्यों बढ़ गए? लोग इवन बच्चों में हो रहे हैं। सो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खाना बाहर ज्यादा खाते हैं और जो बाहर का खाना है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, उसमें इतने ज्यादा केमिकल्स हैं आपको पता भी नहीं है। जनरली हम 30 साल से कम में ज्यादा कुछ करते नहीं, केवल दवा देके भेज देते हैं और बोलते हैं कि भैया आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो मैनेज कर लो। वेस्टर्न गाइडलाइंस के अनुसार वहां के जो लोग हैं उनके लिए 50 साल एज लिमिट है। अब प्रॉब्लम क्या होने लगी? अर्लियर वी यूज्ड टू हैव दोज स्क्वेटिंग इंडियन टॉयलेट्स। सो वो जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता था एंड जो एंगल्स क्रिएट होते थे इन ऑर्डर दैट द फीसिस कम्स आउट, स्टूल कम्स आउट, दैट इज लॉस्ट। सो अगर वेस्टर्न टॉयलेट में भी है तो नीचे एक किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो नॉर्मली लोग लैक्सेटिव लेते हैं, जैसे ईसबगोल लेते हैं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स लेते हैं। डू यू रिकमेंड हैविंग देम? I don't recommend any food supplement. I wouldn't recommend. So non-vegetarian diet is a big cause of constipation. Definitely है, क्योंकि उसमें फाइबर ही नहीं है। आइडियल डाइट रेकमेंड करें तो क्या होनी चाहिए सर? So एज दे से, पेट सही तो सब सही। Gut issues are the most common issues that people face, and I wanted to create a podcast, एक एपिसोड ऐसा बनाना चाहता था जिससे लोगों को कुछ कॉमन इश्यूज़ के बारे में कुछ गाइडलाइंस मिल सकें, कुछ हेल्प मिल सके। डॉक्टर हर्ष उदावत इज़ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन EHCC हॉस्पिटल इन जयपुर। ही इज़ अ रिनाउंड गट डॉक्टर, एंड अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को किसी भी तरह की पेट की बीमारी है तो ये पॉडकास्ट शायद उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मच इन डिटेल, बट इस पॉडकास्ट में हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे IBS कहते हैं, और गट माइक्रोबायोटा, जो बैक्टीरिया आपके गट के अंदर होते हैं, उनके बारे में हमने बात करी है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक दैट मस्ट बी shared with everyone, and that will be helpful for a lot of people. So if you find it helpful, please do share it with your friends and family. Like करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। It helps us create more content like this. Enjoy the podcast. Thank you. Dr. Harsh Udawat sir, welcome to the Arrived podcast. thank you. Sir, first of all, thank you for coming and agreeing to do this. Yeah, thank you so much. कहते हैं पेट की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है और जिसका पेट ठीक नहीं है उसकी लाइफ में चाहे सब कुछ अच्छा हो लेकिन लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता। बेसिकली फॉर समबडी हु इज अ लेमैन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो फील्ड होती है वो किन ऑर्गन्स को डील करती है? So देखिए, आपने सही कहा कि जो पेट की बीमारियां हैं वो काफी खराब भी हो सकती है एंड दे कैन बी वेरी पेनफुल इन द सेंस दे अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी। एंड देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वी स्टडी इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। जी। सो आप देखिए, वी स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो मुंह की जो बीमारियां हैं जैसे अल्सर वगैरह हैं जी। वो यहाँ पर होते हैं एंड दे इंडिकेट अ पर्टिकुलर डिजीज। उसके बाद खाने की नली है, फूड पाइप, उसकी का बहुत सारी बीमारियां होती है। देन द फूड गोज टू द स्टमक। जी। स्टमक, उसको हिंदी में उदर बोलते हैं या अमाशय बोलते हैं।
उसकी काफ़ी सारी बीमारियां हैं, so वो हम स्टडी करते हैं. देन कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट्स अराउंड, जैसे साड़ी होती है साइज जी 6 to 8 meters, दैट्स कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत. जी उसकी बीमारियां हैं, वो काफ़ी बीमारियां हैं. देन कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, उसकी बहुत सारी बीमारियां हैं. जी कॉन्स्टिपेशन है, IBS है. जी फूड पाइप की बीमारी, हार्टबर्न और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. अमाशय या स्टमक की बीमारी जैसे पेप्टिक अल्सर डिजीज. जी स्मॉल इंटेस्टाइन की सीलिएक डिजीज. बहुत सारे डायरियाज जो होते हैं उसकी अलग अलग बीमारियां हैं. सो ये तो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया. उसके बाद कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे लिवर. इट्स अ मेजर ऑर्गन, इट्स फैक्ट्री ऑफ योर बॉडी. उसकी बहुत सारी कॉमन बीमारियां हैं इंडिया में. फैटी लिवर डिजीज, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, एल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज, एंड देयर वेरियस अदर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी. पैनक्रियास, जो कि बिल्कुल सेंटर में एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, इट कैन लीड टू सीवियर पेन. It is also very common. Then you have a spleen, various lymph nodes are there. Kidneys are also there in the abdomen, but it doesn't come in gastroenterology. Gallbladder, gallbladder stone is so common. So वो हम देखते हैं. Appendix, it is there. उसकी बीमारियां. So there are so many organs. So in fact, जो पेट है, abdomen है, it is called Pandora's box. Pandora's box means something that is very confusing. It's not easy. It's very complex. So these are the digestive tract and various organs that are present in the abdomen, जो कि एक gastroenterologist देखता है. सर, आई थिंक जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स एक आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करता है, दैट आर डेल्ट बाय यू. क्योंकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आपके पास कौन सी आती हैं? मे बी हम उसको थोड़ा सा एड्रेस करें. बिल्कुल बिल्कुल. सो हमारे OPD में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऑन अ डेली बेसिस जो हम देखते हैं, दैट इज एसिडिटी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें पेशेंट बोलता है कि मेरे यहाँ पर जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और खाना ऊपर आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड हार्टबर्न और एसिडिटी, जो कॉमनली देखी जाती है. उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ. सो अल्सर्स आपने सुने होंगे. अल्सर बहुत कॉमन है. उसमें यहाँ नीचे पेट में दर्द होता है. लोग कहते हैं कलेजे में दर्द हो रहा है, या एपिगैस्ट्रियम, अपर एब्डोमेन के अंदर पेट में दर्द है, पेट में जलन है, खाना खाते हैं तो उल्टी होती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है. तो दिस इज वेरी कॉमन. उसको हम एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं या अल्सर्स बोल देते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर. फिर बीमारी होती है कॉन्स्टिपेशन. ना कॉन्स्टिपेशन इज सो वेरी कॉमन. जो हम आजकल खाना खा रहे हैं उनसे सारी चीज़ें ही बढ़ती हैं. कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन. सो कॉन्स्टिपेशन के अंदर ये होता है कि पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल्स. द स्टूल्स में बी हार्ड, मे हैव टू एक्सर्ट अ लॉट, और उसके कॉम्प्लिकेशन से पाइल्स हो जाते हैं, फिशर हो जाते हैं, फिस्चुलास हो जाते हैं. सो कॉन्स्टिपेशन का वर्कअप इज इम्पॉर्टेंट. नॉट ऑल पीपल गेट रिलीव्ड बाय इसबगोल और जो भी मार्केट में दवाइयाँ हैं. They need to get worked up. Around 20% of the patients will need to be worked up for further causes of constipation. उनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज से. उसके बाद IBS. So IBS जो बीमारी है उसके अंदर स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है. There is no problem. But there is recent change in your bowel habits. That is the number of stools that you pass. और द कंसिस्टेंसी, कि या तो स्टूल्स बहुत हार्ड हो गए या स्टूल्स बहुत ही पतले हो गए, बट इट इज एसोसिएटेड विद पेन. सो चेंज इन फॉर्म ऑफ स्टूल, द चेंज इन योर स्टूल हैबिट प्लस पेन, दिस फॉर्म्स IBS. बट फॉर IBS यू हैव टू रूल आउट अदर डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल, ब्लीडिंग हो रही है, या पेशेंट को वॉमिटिंग्स हो रही हैं, या पेशेंट को ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है, या पेशेंट के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द है, या पेशेंट के कोई हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोई कैंसर है, पेशेंट को वजन गिर रहा है, पेशेंट का भूख नहीं लग रही है. सो ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, दीज आर अलार्म फीचर्स. और जब भी अलार्म फीचर्स होते हैं, सो वी नीड टू वर्क अप. सो मैंने ये देखा है कि लोग अपने, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने आप ही लेबल कर लेते हैं अपने आप को IBS. कैसे पता किया? गूगल सर्च किया और मुझे लगा कि IBS है, एंड दे कम अप, मेरे को IBS है,
और मेरे को 15 साल से आईबीएस है। अरे भाई 30 साल का कोई पेशेंट है और वो कह रहा है मेरे को 15 साल से आईबीएस है, तो बात पचती नहीं है कई बार कि हाउ कैन यू डायग्नोज योरसेल्फ एज आईबीएस। सो इसलिए इट्स ओके, दीज पेशेंट्स आर ऑल राइट। सो इसको कहते हैं फंक्शनल डिजीज। कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी पेशेंट को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आती है और साथ में पेट में दर्द है, तो वो आईबीएस होता है। सो ब्रॉडली मैं आपको बस एक चीज और बता देता हूं कि देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या? आपने एंडोस्कोपी करी और इसोफेगस में खाने की नली में अल्सर दिख गए, या आपके पेट में अल्सर दिख गए, तो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे। बट कई बार ये सिम्टम्स हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकते हैं। तो खाना गया अंदर। सो थोड़ा सा इसको अगर हम डम डाउन करें, हाँ। थोड़ा सा इजी करें इसको कि हाँ, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, वही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अल्सर की वजह से जो सिम्टम्स हो रहे हैं, या कहीं ब्लॉकेज है, कोई कैंसर है, उसकी वजह से कोई सिम्टम्स हो रहे हैं। फंक्शनल डिजीजेस में ये दोनों चीजें नहीं होंगी। आपको कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, लेकिन सिम्टम्स वैसे ही आएंगे। क्यों? बिकॉज योर ब्रेन गट एक्सेस इज हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, लोग कहते हैं सर मैं जब खाना खाता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अंदर से आवाजें आने लग जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पेट खूब फूल गया, मुझे यहाँ जलन होने लग जाती है, मुझे बार बार स्टूल करने जाना पड़ता है और पेट में दर्द होता है। सो अब ये प्रॉब्लम्स कैन बी रिलेटेड टू अल्सर और कैंसर, बट दे मे ऑल्सो बी रिलेटेड टू नथिंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। केवल जो आपका ब्रेन है उसको ज्यादा पता करता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि उन्होंने क्या किया कि आपका जो रेक्टम होता है, रेक्टम के अंदर बलून फुलाया। अब बलून फुलाते हैं तो जब भी डिस्टेंशन होता है तो आपका ब्रेन में एक्टिविटी होती है। तो जिनके भी आईबीएस था उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, बलून इतना नहीं फूला, फिर भी उनको लगा ओ मेरा पेट फूल गया और मेरे पेट में दर्द हो गया, तो और मुझे स्टूल और मुझे जो है स्टूल जाने की इच्छा हो रही है। सो ये बताता है कि आपका ब्रेन गट एक्सेस ओवर एक्टिव है। सो दो चीजें बता दी मैंने, वन इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एंड वन इज फंक्शनल प्रॉब्लम्स। ओपीडी में करीब 10 से 15% लोग हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ नहीं होता, मतलब they don't have a serious disease, but then they suffer from these symptoms and they suffer for a long time, उनकी quality of life कम हो जाती है। ओके, सो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। Yes, सर yes. एक आपने वर्ड यूज किया था वर्कअप। वर्कअप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? वर्कअप का मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, सो टू रीच टू अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस वी नीड टू डू सर्टेन टेस्ट्स। दे मे बी ब्लड टेस्ट्स, दे मे बी इमेजिंग का मतलब एक्सरेज, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सीटी स्कैन, देन एंडोस्कोपीज, एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रैक्ट थ्रू एन एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का मतलब ये है कि आप अंदर जाके और विजुअलाइज कर सकते हो, एक कैमरा अंदर डालते हैं, कैमरा अंदर डालते हैं और उससे अंदर का सारा हम पता कर लेते हैं। राइट। देन देयर आर अदर टेस्ट्स आल्सो दैट वी डू। सर आई ट्राई टू कवर सम कॉमन डिजीजेस जिसके बारे में हम कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट अगर आप ब्रीफली उनके बारे में बताएं, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्मली होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद एसिडिटी एंड हार्टबर्न। हाँ, तो इसको लोग जनरली किस तरह से, क्या सिम्टम्स फील करते हैं और इनके कॉजेज क्या होते हैं और किस तरह से ट्रीट करते हैं हम उसको? तो देखो, एसिडिटी या हार्टबर्न को हम मेडिकल भाषा में गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, GERD। इसके ये होता क्यों है कि आप समझिए ये खाने की नली है या इसोफेगस फूड पाइप, और इसके नीचे स्टमक है या अमाशय है, उधर वहां पर एसिड बनता है। नाउ व्हेन एक्सेस ऑफ एसिड comes up and travels into the food pipe, it produces certain symptoms। और वो हर किसी को नॉर्मली भी थोड़ा बहुत एसिड आता है, but it is more than normal and we can measure it through certain tests। उसके पर्टिकुलर इंडिकेशन से हर पेशेंट में हम नहीं करते हैं जी। अब जब ये ऊपर आएगा एसिड, तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सो यहाँ जलन हो सकती है, खारा खारा, खट्टा खट्टा, कड़वा कड़वा पानी ऊपर आ सकता है, खट्टी खट्टी डकारें आ सकती है,
चेस्ट पेन हो सकता है। जब एसिड ज्यादा ऊपर आता है तो जो ईसोफेगस है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है या उसको वो छील देती है वहां से अंदर से म्यूकोसा को, तो वो दर्द हो सकता है यहाँ पर। गले में आ जाएगा तो कुछ लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ कुछ अटका हुआ है, हमेशा उनको ऐसी फीलिंग होती है कुछ अटक रहा है यहाँ पर। उनको ये एसिड ऊपर आके और गले में जो है थोड़े से डैमेज कर देगा गले में, तो उनको खांसी होगी। यही एसिड जो है आपके एयरवे में चला जाता है, क्योंकि एयरवे और पास पास होते हैं उसमें चले, तो उससे खांसी होती है। उसके बाद कुछ लोगों को साइनसाइटिस हो जाती है, साइनस भी यही होते हैं तो ऊपर और चला जाता है, साइनस हो जाते हैं कुछ लोगों को। तो ईसोफेगस में जब एसिड ज्यादा आता है तो उसके ईसोफेजियल सिम्टम्स होते हैं और एक्स्ट्रा ईसोफेजियल सिम्टम्स होते हैं। तो एसिड इतनी खराबी कर सकता है। एसिड यहाँ से स्टमक की परत को छील देता है, तो वहां से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है कई कई बार। वो इतना ऊपर आता है कि उसको फाइब्रोसिस कर देता है, ईसोफेगस को वहां से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, वहां स्ट्रिक्चर बन जाते हैं, तो खाना निगलने में तकलीफ होती है। क्रॉनिक जिनको एसिड की प्रॉब्लम होती है वहां की वो अंदर की म्यूकोजा या परत ही चेंज हो जाती है, क्योंकि अब ईसोफेगस चाहती है कि इतना एसिड आने लग गया, मुझे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहिए जिससे डैमेज नहीं हो। तो उसको हम बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं। एंड बैरेट्स ईसोफेगस इज अ प्रीकर्सर फॉर, इट्स अ प्री कैंसरस लीजन जो कि कैंसर भी कर सकता है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि GERD या एसिडिटी क्यों होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। सर ये एसिड ऊपर आने के कॉजेज क्या होते हैं, क्यों आता है? कई लोगों में क्यों आता है, कई लोगों में क्यों ऊपर नहीं आता? नहीं, अब देखिए उसके अंदर एक कंडीशन होती है हाइटिस हर्निया। जब ईसोफेगस यहाँ से नीचे एब्डोमेन में जाती है तो वहां पर एक रिंग होती है, ऐसे रिंग होती है, वो मसल से टाइट किया हुआ होता है। तो उनका ये जो इस जंक्शन को कहते हैं LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ऐसे खुल जाता है कुछ लोगों में। ओके। तो उसको हम कहते हैं लेक्स LES। कुछ में ये जो जंक्शन है ये ऐसे ऊपर आ जाता है, तो उसको कहते हैं हाइटिस हर्निया। Okay. अब ये क्यों हो सकता है? ये मोटापे के अंदर हो सकता है, कुछ लोगों के स्ट्रक्चरली हो जाएगा। तो ये जब खुल जाता है तो एक बैरियर जो था एसिड को ऊपर आने से जो रोक रहा था, एक स्फिंक्टर, वो स्फिंक्टर एक्शन खत्म हो जाता है। तो इन लोगों को ज्यादा आता है। सम पीपल आर हाइपर सीक्रीटर्स ऑफ एसिड, उनको सीक्रीशन ही ज्यादा होता है, तो उनके अंदर ज्यादा बनता है तो ज्यादा ऊपर भी आता है। जेनेटिकली भी होता ज्यादा है भी कि ऊपर। कुछ लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं कि ये चीज हो। हाँ, कुछ कुछ लोगों में होता है, इट रन्स इन फैमिलीज, बट ऐसे कोई स्पेसिफिक जीन्स आइडेंटिफाई नहीं हुए कि इनके अंदर ज्यादा होगा। ओके, सो ये तो कॉजेज और सिम्टम्स हो गए। हाँ, अब इसका नॉर्मली अगर मैं ट्रीटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करूं, एक तो ट्रीटमेंट जो आपके पास आके होता है, हाँ, और एक ट्रीटमेंट जो किसी को माइल्ड हो तो वो घर पे किस तरह से कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी ये एसिडिटी के सिम्टम्स क्यों बढ़ गए लोगों में, इवन बच्चों में हो रहे हैं। सो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खाना बाहर ज्यादा खाते हैं, और जो बाहर का खाना है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, उसमें इतने ज्यादा केमिकल्स हैं, आपको पता भी नहीं है कि फूड एडिटिव्स कितने हैं, और वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो यहाँ पर जलन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू टेक कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो आप ले लो जी। सो दे हैव वेरी हाई pH एंड दे आर वेरी इरिटेंट्स। तो कहते हैं हम ये लेते हैं और हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद बहुत ज्यादा मिर्च, मसाला, चिकनाई, बहुत ज्यादा सावर फूड। ठीक है, देयर आर पीपल हु से कि मैं तो नींबू पानी टॉलरेट ही नहीं कर सकता, मैं जैसे ही पीता हूँ मेरे यहाँ पर जलन होती है। सो देयर आर स्पेसिफिक फूड्स विच आर इरिटेंट्स। अब आप बहुत ज्यादा मिर्ची खा लो तो भी यहाँ पर जलन होगी। सो एक तो इन चीजों को अवॉइड किया जाए। आई मीन नाउ द वर्डिक्ट इज आउट दैट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स शुड बी अवॉइडेड। एनीथिंग दैट इज पैकेज्ड, that is bottled, has to be avoided. So one is food that you're eating. If you're very obese, ये जो sphincter मैंने आपको बताया, it relaxes and more acid comes. So as you decrease your body weight, these symptoms go away. Third is taking tobacco, alcohol, painkillers. They will also produce these symptoms. Majority may not have all these things.
In that case we call it GERD. अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जो है रात को अगर आपके सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं तो अब आपका जो बेड एंड जो है आपका हेड साइड वाला सिर की तरफ वाला जो है उसको उसके नीचे आप एक ईंट रख दो या 2 ईंट रख दो, तो ऐसे रेज हो जाएगा, तो आपका रिफ्लेक्स कम होगा. सो इफ यू आर हैविंग नाइट सिम्टम्स देन यू कैन डू दिस. सो इसके ये सॉरी टू इंटरप्ट, आजकल हाँ. कुछ ऐसे पिलोज भी आने लग गए हैं स्पेसिफिकली हाँ. ट्रायंगल शेप में होते हैं जो कि इसी चीज के लिए बनाते हैं. हाँ, बट वो तो अगर रात को कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो लगाओ, सबको Yes, लगाने sir. की जरूरत Yes, sir. नहीं Yes, sir. होती. Please continue. Sorry. सो दीज आर दी कॉजेस जो कि मैंने आपको बताए. अब सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वन स्ट्रेटेजी जो कि आपको अपना के देख लेनी चाहिए. अब आपने लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजी कर ली लेकिन फिर भी आपको असर नहीं हो रहा एंड द सिम्टम्स आर वेरी वेरी बैड. लाइफस्टाइल स्ट्रेटजी का मतलब हो गया रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल Yes. करना, अपना खाना अच्छा Yes. खाना खाना, बाहर का खाना ना खाना, बिल्कुल, ऑल ऑफ बिल्कुल. दीज थिंग्स, फिर भी उसके बाद ठीक नहीं हो रहा. प्लस एड वन मोर थिंग, रेस्ट. अब आप रात को सो नहीं रहे हो, 2-2 3-3 घंटे सो रहे हो, तो ये सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ेंगे. सो 3 थिंग्स एज यू सेड, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड योर गुड रेस्ट एंड स्लीप. सो दीज वुड बी क्रिटिकल इन एनी इंटेस्टाइनल और डाइजेस्टिव डिजीज. सब में काम करते हैं. सो दिस इज अ रिटन रूल कि ये सब आपको फॉलो करना चाहिए. राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब एसिड ज्यादा बन रहा है तो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए. अब कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या हुआ, वॉमिटिंग्स हो रही है बहुत ज्यादा क्योंकि अल्सर है, या खून की उल्टी आ रही है, या खाना निगलने में प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर एक स्ट्रक्चर बन गया, या आपको भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, तो वहां पर कोई इसकी वजह से कोई कैंसर आ गया हो, या आपको जो है खांसी बहुत ज्यादा रहने लग गई, छाती में दर्द होने लग गया. नाउ व्हेन सच सिम्टम्स कम देन वी स्टार्ट डूइंग सर्टेन टेस्ट्स. जनरली हम 30 साल से कम में, जनरली स्पीकिंग 30 साल से कम में हम ज्यादा कुछ करते नहीं, केवल दवा देके भेज देते हैं और बोलते हैं कि भैया आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो मैनेज कर लो. वेस्टर्न गाइडलाइंस के अनुसार वहां के जो लोग हैं उनके लिए 50 साल एज लिमिट है, 50-55. जनरली कुछ नहीं करते. बट देन पीपल विथ सीवियर सिम्टम्स, पीपल हु से कि हमारी तो आप टेस्ट करो, तो उनका फिर हम टेस्ट करते हैं. और अलार्म फीचर्स मैंने आपको बताई दी अभी कि दे आर, मतलब दे कैन डिनोट अ डेंजरस डिजीज लाइक वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, लूजिंग वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, सीवियर पेन in the body, his family history of cancer, या somebody who himself has some cancer. So these are called alarm features. और इसके अंदर हम जल्दी टेस्ट करते हैं, particularly endoscopy. So this is about the acidity. We have certain medicines which are very very effective medicines which we give for around say 8 to 12 weeks and see what happens. Majority of people will require it long term, chronic. तो उसके अंदर फिर हम उनको कहते हैं जब आपको 3 महीने ले लो फिर उसको बंद कर दो, और जब आपको सिम्टम्स होते हैं तो ले लो. या तो इट इज ड्रिवन बाय देमसेल्व्स कि कब बंद करना है या कब उसको शुरू करना है, या डॉक्टर बता दे कि इस समय शुरू करके बंद कर लो. दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट थेरेपी. एंड मीनवाइल यू टेक केयर ऑफ योर व्हाटएवर द कॉज इज. सर कोई एक होम रेमेडी जो कि किसी को एसिड रिफ्लक्स हो तो उसको जो कर सकता है? अब देखो, होम रेमेडी में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं. जैसे कहते हैं ठंडा दूध पी लो, कुछ लोगों को उससे असर आता है. कुछ लोग कहते हैं कि आप इनो ले लो. तो इनो के अंदर बाइकार्बोनेट होता है, उससे उनको फर्क पड़ता है, वो ले सकते हैं. आप कुछ दिन खाना पीना माइल्ड कर दो, वो भी लोगों को जो है इफेक्ट करता है. ये कार्बोनेटिव्स जो होते हैं जैसे इनो है, और भी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो ली जा सकती हैं. ओवर द काउंटर यू कैन गो एंड आस्क फॉर एंटासिड्स. अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यू कैन टेक एंटासिड्स, 3 चम्मच. हाँ, ये जो आती हैं तो 3 चम्मच जो है वो पी लें. बट कभी कभी के लिए तो ठीक है ये. बट इफ यू हैव परसिस्टेंट सिम्टम्स देन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर. परफेक्ट सर. एक जो प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं जो कि स्टार्ट ऑफ द डे से रिलेटेड है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन. हाँ, बहुत ही मेजर इशू है. यस.
नॉर्मली कॉजेज क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, हम्म। एंड किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं फर्स्ट एट होम, एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन इट बिकम्स क्रॉनिक, देन किस स्टेज पे इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? यस, सो वी आर डिस्कसिंग कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसको हम कहते हैं, और उसकी डेफिनेशन क्या है, हम कब उसको कब्ज बोलते हैं? हम कहते हैं व्हेनेवर द पेशेंट पासेस हार्ड स्टूल्स और द पेशेंट एक्सर्ट्स अ लॉट, और पेशेंट फील्स कि उसका पेट क्लियर नहीं हुआ, सुबह गया 1 बार 2 बार 3 बार, इट डजंट क्लियर। सो इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज हो तो वी कॉल इट कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन का मोस्ट कॉमन कॉज अगेन आवर डाइट। से पीपल ईट अ लॉट ऑफ ब्रेड, lack of fibers, they eat lot of junk food, lot of fried things, right? अब ये क्या करेंगे? ये constipation ही करेंगे। So again I'll tell you that watch your diet, drink plenty of water or liquids, eat lot of fibers। lot of से मेरा मतलब ये नहीं कि केवल फाइबर ही खाते रहो, एक स्टैंडर्ड और एक बैलेंस्ड अमाउंट के अंदर फाइबर खाएं। सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं जी। एक्सेस जो लोग लेते हैं फाइबर्स, उनके भी पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, हाँ, पेट में आवाज़ें आने लगती हैं, बोरबोरिग्मी होने लगती है, बिकॉज आप जो ह्यूमन बॉडी, हम कोई गाय तो है नहीं कि हमारे को फाइबर ही खाना है केवल, वी नीड डिसेंट अमाउंट। बट आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फाइबर है तो इतना फाइबर खाएंगे, केवल फाइबर ही फाइबर खाएंगे, फिर उनको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। सो वॉच योर डाइट, नंबर 1। Number 2, exercise, physical activity is good. And again, develop a habit of going to stool at a particular time. As soon as you wake up, it is important to go to the toilet. And मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को नहीं दी जाती है। तो बच्चा आता है बेचारा दोपहर को 2 बजे, फिर कहते हैं कि भाई एक बार उसमें चले जाओ। But ideally is as soon as the child gets up, has to go to the toilet. Now a problem क्या होने लगी? Earlier we used to have those squatting Indian toilets. So वो जो एक स्ट्रक्चर था, जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता था, एंड जो एंगल्स क्रिएट होते थे in order that the feces comes out, stool comes out, that is lost. So now everybody sits on a western toilet. So अगर वेस्टर्न टॉयलेट में भी है तो नीचे एक स्टूल लगा लेना बहुत जरूरी है। उसको वेस्ट में स्क्वाटी पॉटी कहते हैं, they are calling it the squatty potty। हाँ, वो अलग अलग तरह के आजकल आने लग गए हैं, बट हमारे यहाँ भी वो सब चीजें अवेलेबल नहीं है। सो उसके अंदर एक स्टूल रख लीजिए, वही सेम चीज। सो वो एंगल ऐसा बन जाए कि दैट योर नीज दे क्रॉस योर टमी, यस सर, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, राइट। सो हैविंग डन ऑल दिस, if the constipation is not getting relieved, अच्छा, then age also matters. So अगर से again I will say इंडिया में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट वेस्ट के अंदर है 50, जैसे मैंने आपको बोला। बट प्लीज वॉच फॉर अ फ्यू थिंग्स। एल्डरली पर्सन हैज कॉन्स्टिपेशन, हाँ, और रिसेंटली कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया, हैज टू कम टू द डॉक्टर। ठीक है, दवा ले रहे थे, अब दवा असर करना कम कर गई, गो टू द डॉक्टर। मोर देन 50 years, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिपेशन, अभी तक ठीक चल रहा था भाई, 50 के बाद एकदम कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। कॉन्स्टिपेशन इज सो सीवियर दैट ब्लीडिंग होने लग गई, पेन होने लग गया, स्टूल में ब्लड आने लग गया। और ब्लड खाली रेड कलर का नहीं हो सकता, मरून या डार्क टारिश भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है। जो टारिश, हाँ, वो भी हो सकता है, बट कॉन्स्टिपेशन में जो नीचे वाली बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली वी आर वरीड अबाउट कैंसर, कोलोन कैंसर। उसके अंदर तो 2 तरह का आता है, अगर लेफ्ट साइड होगा तो बिल्कुल ब्राइट रेड आएगा, या मरून हो सकता है वो ब्लड। सो ब्लड आने लग जाए, पाइल्स हो जाएं, आपके फिशर्स हो जाएं, या ये है कि आप बिना दवा के आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं हो रहा है, फिर भूख कम होने लग जाए, वजन गिरने लग जाए, पेट में दर्द बहुत ज्यादा रहने लग जाए कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ। इफ यू आर यूजिंग फिंगर टू इवैक्यूएट फॉर स्टूल्स, जी, ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, अब मैं एक
अलग ग्रुप पे आता हूं, सब ग्रुप पे. अ यंग फीमेल goes to the stool, exerts a lot, feels like something is blocking. The stools don't come up even after exertion. बहुत ताकत लगानी पड़ रही है पर फिर भी स्टूल पास नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर से किसी ने कुछ बंद कर दिया हो. जी. ऐसा हो. Then uses finger for evacuation. जी. Has had some mental or some trauma. ओके. साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी cause हो सकता है. yes. ये सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं जो नीड्स टू बी वर्कड अप फॉर कॉन्स्टिपेशन. अब ये मेल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल फीमेल्स ही हैं, बट कैरेक्टरिस्टिकली ये देखा जाता है और इसको हम अलग भाषा में कह देते हैं डिसएनर्जिक डिफिकेशन. और इसके लिए फिर हमारे को अलग टेस्ट करने पड़ते हैं. हैविंग सेड दैट, दिस इज वेरी कॉमन. सो आजकल कॉन्स्टिपेशन के टेस्ट्स और ज्यादा उसका एक स्पेक्ट्रम बढ़ गया है. सो पहले क्या होता था, कोई भी कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता था, दवा ले लो, पहले इसबगोल ले लो, फिर कुछ दवाइयाँ और आती हैं लेग्जेटिव्स, अलग अलग तरह के, मतलब 8-10 तरह के लेग्जेटिव्स होंगे, फिर कुछ टैबलेट्स आने लग गई. बहुत सारा स्पेक्ट्रम हो गया है. अब वी हैव टू रिकॉग्नाइज पीपल इन होम दिस वर्कअप हैज टू बी डन. अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया जिसके अंदर कि एक्सर्टिंग, स्टूल नॉट कमिंग आउट, ऐसा लग रहा है प्रेशर, उसमें दवाई काम नहीं करती है. उसके अंदर एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं बायोफीडबैक थेरेपी. सो वी डू अ पर्टिकुलर टेस्ट एंड सी हाउ द एनल स्फिंक्टर इज वर्किंग. सो व्हेन यू आर, जो डिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, आप ऊपर से प्रेशर लगाते हो और ये नीचे आपका एनल एरिया है जहां से स्टूल बाहर आता है. सो आइडियली क्या होगा, आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे, दिस विल रिलैक्स. इस डिफिकेशन प्रॉब्लम में या कॉन्स्टिपेशन में, जो कि 20 से 30% में हो सकता है, आप ऊपर से भी प्रेशर लगा रहे हो बट यू आर, इसको भी आप बंद कर लेते हो. तो हम एक्सरसाइज बताते हैं कि इसको खोलो, और उसके लिए कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज हैं, लाइक डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है. सो और भी कुछ एक्सरसाइज हम बताते हैं एनल कैनाल के लिए कि क्या करनी चाहिए. उस टेस्ट के दौरान ही हम प्रेशर मेजरमेंट्स ले लेते हैं, वहीं पर ही उनको दिखा देते हैं, देखो ये आपका प्रेशर ठीक नहीं आ रहा है, डू दिस सो दैट यू रिलीज द प्रेशर. इसमें भी आप कैथेटर डाल के बलून वो करते हैं. यस, दिस इज कॉल्ड एनोरेक्टल मैनोमेट्री. सो वो हम करके देख लेते हैं, एंड देन वी call them after say 7 days, 2 weeks. Achha. Is that is called your biofeedback therapy. Okay. Sir, as a student of science, I want to understand कि structurally intestine में क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से फाइबर की लैक होने से या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाने से कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है. तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रेगुलर स्टूल पास होता कैसे है, सिस्टम, बॉडी के अंदर क्या सिस्टम होता है जिसकी वजह से स्टूल पास होता है, और ऐसा क्या डिफरेंट हो जाता है जिससे वो बंद हो जाता है. सो चलो पहले बात करते हैं कि ईटिंग अ लॉट ऑफ फाइबर्स एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स. तो जब कंटेंट ही आपका ऐसा होगा जहां पर लिक्विड भी है और फाइबर भी है, सो जो फाइबर है वो क्या करेगा, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका एक बॉल बन जाएगा. सो दैट मास इज देयर. अगर आप ये नहीं लोगे और से आप ब्रेड खा रहे हो रोज, जी ठीक है, या आप ऐसी चीज खा रहे हो जो कि मैदा है, ठीक है, सोया चाप, अब आप रोज सोया चाप खा रहे हो, अब उसमें कोई फाइबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो मांस कैसे बनेगा, राइट? तो जब वो मांस नहीं बनेगा और जब आपने फाइबर ऐड कर दिया तो देयर इज अ बिग मास. वो मास जो है आपके इंटेस्टाइन को जो है डिस्टेंड करेगा और इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा होगा. जैसे हमारे ईसोफेगस के अंदर ईसोफेजियल मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिसिस, वैसे इंटेस्टाइन के अंदर में भी हो रहा है. पेरिस्टालिसिस तो पूरी जगह है, यहाँ से लेके और रेक्टम तक सारे उसके अंदर पेरिस्टालिसिस है. सो नंबर इज व्हाट यू आर ईटिंग, राइट सर. नंबर 2, आपकी जो कोलोन है उसका मूवमेंट कैसा है. अगर कोलोन का मूवमेंट स्लगिश है तो क्या होगा, वो जो फूड है वो वहीं पड़ा रहेगा कोलोन में, और कोलोन का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना. तो ज्यादा देर रह गया तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो स्टूल अब हार्ड हो जाएगा, राइट, वहां पर. सो इसका भी एक टेस्ट होता है कि कोलोन की एक्टिविटी कितनी है, कोलोन का मूवमेंट कैसा है. अगर कोलोन का मूवमेंट कम है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. अब आप आओ
पुशिंग द स्टूल आउट. सो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया. लार्ज इंटेस्टाइन में हम राइट साइड के कोलोन की बात करते हैं. यहाँ से गया, ऊपर गया, लेफ्ट कोलोन में आया और नीचे से निकल गया. रेक्टम इज द स्टोरेज प्लेस. अब वहाँ आके फूड रह गया. नाउ यू आर पुशिंग इट. तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उससे आप पुश कर रहे हो और रेक्टम की जो मसल्स हैं वो उसको पुश करती हैं. सो ऊपर से तो ये पुश हो गया, बट नीचे स्फिंक्टर जो था, जो स्फिंक्टर है वो जो है वो रिलैक्स ही नहीं हो रहा है. सो आप प्रेशर तो लगाए जा रहे हो बट वो रिलैक्स ही नहीं हो रहा, तो बाहर कैसे आएगा? तो थोड़ा बाहर आ गया, फिर थोड़ी देर बाद गए, फिर बाहर आ गया. अब आप ये देखो कि देयर इज सो मच ऑफ फ्लूइड, गैस एंड स्टूल इन द रेक्टम, फिर भी लीक नहीं होता. भाई कोई सॉइल थोड़ी करता है स्टूल को. सो दिस मैकेनिज्म इज सो कॉम्प्लेक्स, सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग लीक्स आउट अंटिल यू वांट इट टू कम आउट. तो इस मैकेनिज्म में जब भी प्रॉब्लम आएगी, मसल्स वीक हो जाएंगी या वो कोऑर्डिनेशन नहीं है. यू आर एक्सर्टिंग, दिस इज नॉट रिलैक्सिंग, इट इज गेटिंग क्लोज्ड. दिस इज अगेन वन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन. सो ये है आपका फूड का कैरेक्टर कैसा है, आपकी कोलोन का जो ट्रांजिट टाइम है वो कैसा है. तीसरा, आपके जो नीचे के मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है. और चौथा, जो प्रॉब्लम होती है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं पर्टिकुलरली फीमेल्स के अंदर जो होती हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टोसील, या आपके जो रेक्टम होता है उसमें जब जोर लगाते हैं तो वही आपस में अंदर जो है इंटेस्टाइन में चले जाती है और स्टूल बाहर नहीं आता है. तो सिस्टोसील, रेक्टोसील, ये MRI से पता पड़ता है. And is it common in females who have delivered babies? Yes, it may be common, क्योंकि वो जो मसल्स हैं वहाँ की, जो पेल्विक मसल्स हैं, वही वीक हो जाती हैं तो वो पुश ही नहीं कर पाते ऐसे. सो आई मीन नाउ विथ रैपिड एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड कमिंग टू कंक्लूजन्स कि क्या कारण है, ट्रीटमेंट थोड़ा सा सिंपल हो गया है. एंड वी ऑल्सो नो कि वेयर द ट्रीटमेंट विल वर्क, वेयर द ट्रीटमेंट विल नॉट वर्क. सो अब टेस्ट्स हैं, सबके टेस्ट्स हैं, इजी हैं, सिंपल से टेस्ट हैं, बट वो टारगेटेड थेरेपी हो जाती है फिर. राइट सर, इसमें किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो नॉर्मली लोग लैक्सेटिव्स लेते हैं, जैसे ईसबगोल लेते हैं, सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल फाइबर्स लेते हैं. आजकल कंपनीज फाइबर्स सेल करने लग गई हैं, जो आप अपनी ड्रिंक में फाइबर डालो और मिला के पी जाओ. डू यू रिकमेंड हैविंग देम? आई डोंट रिकमेंड any food supplement. Okay. Whatever kind of food supplement it may be it vitamins, be it proteins, be it pre-probiotics, I wouldn't recommend any Why? food supplement. Herbal supplements, other kind of supplements. Number one, their safety is not proven. They may be bad for your health. सो इसलिए ये एक रिटन रूल है नाउ दैट यू शुड अवॉइड एनी सप्लीमेंट्स. गो फॉर नेचुरल थिंग्स, गो फॉर ऑर्गेनिक थिंग्स. दैट इज, जैसे मैंने आपको बताया, सैलेड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, अच्छी तरह धुले हुए होने चाहिए, पानी खूब पियो, दैट विल बी इनफ. यस. और अगर फिर भी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, देन दे हैव टू गो फॉर दीज लैक्सेटिव्स. जैसे त्रिफला की बात करें सर हम. हाँ. सो अब देखो अगर आप त्रिफला की बात करते हो तो त्रिफला है या और भी कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो कि हैं, दे आर इफेक्टिव. ऐसा नहीं है कि नहीं है जी. सो जैसे त्रिफला का ही मैं आपको बता देता हूँ. त्रिफला है, इसबगोल है. सो त्रिफला का रूल होता है कि आप उसको सुबह मत लो, रात को ही लो. एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि आपको अपने आप नहीं लेना चाहिए. किसी भी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से बात करें कि कितना मेरे को लेना है. 3 महीने के बाद 15 दिन का गैप जरूर दें. सो ये कुछ रूल्स हैं त्रिफला के लिए. सो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैं त्रिफला लेता हूं तो बिल्कुल ठीक रहता हूं. तो फिर हम उनको कोई दवा नहीं लिखते कि भाई आप ये ले रहे हो तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. एंड सर, वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन. सो नॉन वेजिटेरियन डाइट इज अ बिग कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन. डेफिनेटली है, क्योंकि उसमें फाइबर ही नहीं है. सो द डाइट दैट यू टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. non-vegetarian food will cause constipation. और अगर रोटी लोग खा रहे हैं तो rather than having just wheat चपाती, they can also go for ये मल्टीग्रेन आटा हो गया, या फिर बेजड़ का आटा हो गया, और सीजनल मिलेट्स का जो आटा होता है,
हाँ, दे कैन बिल्कुल, गो फॉर दिस। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बाजरे की रोटी हो गई, बिल्कुल, जौ बिल्कुल की जा रोटी सकते हो गई, हैं, इन सब की। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें ये देखना होता है कि जो भी आप आटा ले रहे हो, उसके अंदर फाइबर कंटेंट कितना है। सो जैसे आपके जो भी डाइटिशियन होंगे, उनसे आप पूछिए, बिकॉज़ इट विल, ऐसा नहीं है कि ठीक है फाइबर ज़्यादा है, बट आर यू एबल टू टॉलरेट इट और नॉट? सम पीपल विल कम कि मैंने ये आटा चेंज तो किया, मेरे तो ब्लोटिंग होने लग गई, मैं उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा। सो योर डाइटिशियन विल बी द बेस्ट गाइड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट। बट आजकल है कि आपको 3-4 तरह के आटे आप मिला लो, मतलब वो जो ग्रेन्स होते हैं वो आप मिला लो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर, एंड देन यू कैन हैव इट। राइट सर, आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया. आई वांटेड टू गो नेक्स्ट ऑन आईबीएस, बट आई वांट टू फर्स्ट कवर जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, गट माइक्रोबायोम. हाँ, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, दे हैव देयर ओन यूनिवर्स देयर. यस, some facts that I discovered while studying. In fact, मेरी मास्टर्स जब मैं कर रहा था तो ये एक पेपर पे मैंने वर्क किया था, and I got to know a little bit more about gut microbiome. Just to share with you guys, the number of bacterial cells in our body outnumber human cells by 10 to 1. बिल्कुल, Right? Trillions of bacteria in the body. Yes. And genes, bacterial genes outnumber the human genes by 150 to 1 approximately. इसकी अपनी एक यूनिवर्स है अंदर. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी साइकोलॉजी, हमारी मूड, हमारे एक ओवरऑल हेल्थ का. सर, एक हेल्दी गट का मतलब क्या हुआ? आपने बात करी बैक्टीरिया, उसमें वायरस भी हैं और फंगाई भी हैं, वो भी आप उसके अंदर ऐड कर दो. अब ये ट्रिलियंस में ढेर सारे हैं. सो मेडिकल साइंस को तो कुछ ही के बारे में पता है, सबके बारे में तो पता नहीं है. बट देन जो मेडिकल स्टडीज हुई हैं, इट हैज बीन लिंक्ड टू एंजाइटी, डिप्रेशन. किस फीमेल को सिजेरियन सेक्शन होगा या किस फीमेल को नॉर्मल डिलीवरी होगी, किसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, किसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होगी, किसको ओबेसिटी होगी. सो मतलब आप माइक्रोबायोटा का नाम लीजिए और बीमारी देखिए, सब पे रिसर्च पेपर हैं ढेर सारे, बहुत सारे. तो अब जैसे हमारे यहाँ हम मानते हैं आईबीएस इज लिंक टू योर माइक्रोबायोटा. गुड माइक्रोबायोटा एंड बैड माइक्रोबायोटा. सर, एक बार माइक्रोबायोटा टर्म को आप डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, सो बेसिकली क्या है, जो वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई हैं, उनके जो वेरियस टाइप्स हैं, वो भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं. तो कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं वो कुछ बीमारियों से रिलेटेड होंगे, और जो अच्छे हैं वो आपकी अच्छी हेल्थ के लिए होंगे. तो इसमें तो कोई समझने की बात है ही नहीं. अब अच्छे से बुरे कब हो जाते हैं? अब जब बच्चा पैदा होता है तो अच्छे ही होते हैं. करेक्ट. अब बुरे कैसे होते हैं? तो क्या आप खा रहे हो? एज सिंपल एज दैट. अब आप जितना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो क्या जा रहा है उसके अंदर? उसके अंदर वो खराब केमिकल्स जा रहे हैं. अब वो खराब केमिकल्स जो हैं अच्छे बैक्टीरिया को मार देंगे, और जो बुरे बैक्टीरिया हैं वो ऊपर आ जाएंगे. आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? एक्सरसाइज करते हो तो अच्छी होती है. अगर आप नहीं करते, ओबीस हो रहे हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, खाना कुछ ऐसा खा रहे हैं, तो आपका बैक्टीरिया चेंज हो जाएगा. सो इन बैक्टीरिया को अच्छा रखने के लिए कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट. तो उसका एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसा आप खाओगे वैसा आपका बैक्टीरिया होगा. अच्छा बैक्टीरिया होगा तो आपको डिजीजेस कम होंगी, खराब बैक्टीरिया होगा तो डिजीजेस ज्यादा होंगी. अब तो लोग स्टूल टेस्ट करते हैं एक, और स्टूल टेस्ट में बता देते हैं आपके अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो इतने कम हो गए और ये खराब बैक्टीरिया इतने कम हो गए. अब आपको उसको ठीक करना है, सो डिटॉक्स करो, खाने में बदलाव लाओ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मत खाओ. सर, क्या कहते हैं इस टेस्ट को? ये स्टूल का एक टेस्ट होता है, वो स्पेसिफिकली माइक्रोबायोम को होता है. अलग अलग कंपनी माइक्रोबायोम को टेस्ट करते हैं. हाँ, माइक्रोबायोटा को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है. स्टूल टेस्ट होता है, टेक्स अराउंड 7-8 डेज के अंदर रिपोर्ट आ जाती है. एंड दीज कंपनीज ऑल्सो टेल यू कि भाई आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. सो दे विल इंडिविजुअल पर्सनल गाइडेंस दी जाती है इसके अंदर. हाँ, उसके अंदर दी जाती है, इंडिविजुअल पर्सनल गाइडेंस दी जाती है. तो उसके अंदर फिर होगा क्या? ऑर्गेनिक एंड नेचुरल चीजें खाओ आप.
वो आपको ये भी बता देते हैं कि आप उसके अंदर वीट कम कर दो, आप उसके अंदर आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कम कर दो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बैक्टीरिया यू हैव. सो नाउ यू चेंज योर डाइट एंड देन सी आपको ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है. राइट. ऐसे. सो माइक्रोबायोटा या जो माइक्रोबायोम फिर इनके बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, बट व्हाट वी शुड रिमेंबर इज गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया. मतलब ये एक कंसेप्ट है. एंड bad bacteria are related to certain diseases, bad bacteria are related to your lifestyle, what you eat. If you want to bring in good bacteria, then there are certain probiotics. हर कोई probiotic नहीं लेना. So you can say, you can try, take a good probiotic, take it for 3 months and see how your symptoms are. सर एक प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक में क्या डिफरेंस है? So जो probiotic होते हैं वो तो आपके बैक्टीरिया हैं. Now prebiotics are those that may enhance your bacteria. So उसके अंदर जैसे फाइबर्स हैं, तो है ना प्री प्रोबायोटिक, तो उसके अंदर कुछ फाइबर्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो उससे वो बैक्टीरिया भी और अच्छे स्ट्रांगली वो डेवलप हो जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया. नॉर्मली बैक्टीरिया से लोग डरते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रॉब्लम कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, बट व्हेन पीपल गेट टू नो कि उनके अंदर इतने सारे बैक्टीरिया हैं, इट इज डिफिकल्ट टू समटाइम्स डाइजेस्ट के हाउ दे वर्क फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द ह्यूमन बॉडी. तो सर जस्ट एक लेमैन को समझने के लिए कौन सी बॉडी के फीचर्स आर इम्पैक्टेड बाय द गट, बाय द बैक्टीरिया, कि हमारे कौन से फीचर्स हैं जो गट माइक्रोबायोम इम्पैक्ट करता है? अभी जैसे मैंने बात करी, आपकी नींद, आपका मूड, आपकी वेरियस डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि इससे लिंक्ड है. Right. Even they say कि 90% of serotonin produced in the body is produced by the bacteria. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे केमिकल्स भी बनाते हैं. तो मूड जो है, और वो कहते हैं गट फीलिंग जो है, न्यूरॉन्स भी गट के अंदर हैं, तो they communicate with the brain. सो मैंने आपको एक बात बताई थी, ब्रेन गट एक्सेस. जी 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 जी. सो गट के अंदर ये बैक्टीरिया होगा, ये एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है जी. वो कुछ केमिकल्स निकालते हैं, दैट दोज केमिकल्स आर रेड बाय द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स मतलब जैसे आपने इधर एक स्विच ऑन किया और उधर लाइट जल गई, तो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वैसे ही आप पेट से लेके ब्रेन में कनेक्शंस कैसे हैं, उनको हम नर्व्स एंड न्यूरॉन्स कहते हैं. वो अलग अलग वो है. आपने सुना होगा वेगस नर्व. जी, कहते हैं भाई वेगस नर्व को थोड़ा सा स्टिमुलेट कर लो, सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करो और पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाओ. सर इसको थोड़ा सा लेमैन की लैंग्वेज में आप समझाओ, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. तो फ्लाइट, फाइट, फियर, एंगर. फ्लाइट, फाइट, फियर, एंगर में क्या होता है? ये प्रिमिटिव रिस्पॉन्सेज हो गए ह्यूमन ब्रेन के. वो हो गए, होता क्या है हमारे उसके हम एकदम से रिएक्ट करते हैं. हाँ एकदम से रिएक्ट करते हैं. सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है. राइट. ठीक है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लग जाती है. नाउ दिस इज अ बैड रेस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी. कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं इसके अंदर, एंड दैट लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. सम ब्रेन के कुछ पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दैट आर नॉट गुड. वो जो इमोशंस है वो अच्छे इमोशंस नहीं है. पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अगर आप एक्टिवेट करते हो, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है. so, उसके अंदर मन शांत होने लग जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, आपका पल्स भी कम हो जाएगा, इमोशंस पॉजिटिव होंगे. सो कहते हैं ना कि भाई आप, या क्या है, मंत्रों की चैंटिंग से क्या होता है, ओम चैंटिंग से क्या होता है, हाँ? या आप जो है कुछ भजन कीर्तन या आप करते हो, इनसे क्या होता है? तो इनसे क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है कि आप सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर रहे हो, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा रहे हो. आप योगा कर रहे हो और एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या फर्क है? यही तो फर्क है. एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है, एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है. मेडिटेशन करने से क्या होता है? आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है. सो ये यहाँ से लेके और आपके गट तक वो जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो उसको रिलैक्स करती है गट को. बट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एंड कॉर्टिसोल उसकी एक्टिविटी को ऐसा बढ़ाती है कि उसमें क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, मसल टोन बढ़ जाती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है ना, सूजन कहते हैं. वहाँ क्या होता है? ललाई आ जाती है, लाल हो जाता है, सूज जाता है वो. सो इफ यू आर स्ट्रेस्ड अप, आईबीएस में ऐसा क्यों हो रहा है? इफ यू आर स्ट्रेस्ड अप, यू हैव मोर एंड मोर सिंपैथेटिक एक्टिविटी. जैसा इन्फेक्शन में होता है, खराब खाने से जो भी फीचर्स होंगे वो एंजाइटी डिप्रेशन में भी आने लग जाएंगे.
पेट में दर्द होगा, मरोड़ चलेगी, दस्त होगी या कब्जी होगी, पेट की फुलावट हो जाएगी। तो ये सब ब्रेन गट एक्सेस ही तो संभाल रहा है। एंड वाइस वर्सा भी And true है hence- कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो और एंजाइटी आपको हो रही है तो उसकी वजह से पेट के इश्यूज भी हो सकते हैं। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मतलब इसकी हाँ। वजह से इधर तो हो सकता है, बट हाँ, क्या हाँ। ऑपोजिट भी हो सकता है? हाँ, vice बिल्कुल हो versa? सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ IBS या फंक्शनल डिसऑर्डर्स, वो क्या है? वो यही तो है राइट, हाँ, एग्जैक्टली, करेक्ट। भाई। कोई ऑर्गेनिक इलनेस नहीं है, स्ट्रक्चरल इलनेस नहीं है, बट यू आर वेरी वेरी एंग्शियस, स्ट्रेस्ड अप, देन ऑल दीज सिम्टम्स अपीयर्ड। सो वो यहां से चला, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड अप, एंग्शियस, यहां से कुछ कॉर्टिसोल निकला। वो कॉर्टिसोल ने निकल के जो आपकी जो नर्व्स हैं उनको एक्टिवेट किया, और उन नर्व्स की वजह से आपके कुछ केमिकल्स निकले गट में, और गट में उसने सूजन कर दी, इन्फ्लेमेशन कर दिया। तो फीचर्स सारे वो के वो आ गए। तो आजकल क्या हो रहा है कि आपने बाहर खाना खाया, एक तो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से ये सारी चीजें हो गई, दस्त हो गई, किसी को पेट में दर्द हो गया, उल्टियां होने लग गई, मरोड़ चलने लग गए पेट में। दूसरा, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, बट आपने फूड एडिटिव खा लिया कोई ऐसा जिसको गट को अच्छा नहीं लगे, अरे भाई कौन सा केमिकल आ गया, ये बॉटल्ड था कुछ, उसके अंदर केमिकल आ गया, गट ने उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की। थर्ड, वेरी एंग्शियस, वेरी स्ट्रेस्ड अप, सिमिलर रिएक्शंस इन द गट। सो ये एक गट बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस है। एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू मेंशन अबाउट द गट बैक्टीरिया? नहीं, गट बैक्टीरिया तो मैं आपको केवल एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट ये कर देता हूं कि जिस तरह का आप खाना खाएंगे उसी तरह का आपका गट बैक्टीरिया होगा। किस तरह का खाना खाना चाहिए? एक हाँ, अगर हम किसी को एक आइडियल डाइट रेकमेंड करें तो क्या होनी चाहिए सर वो? सो वही डाइट जो आपके दादा दादी नाना नानी खाया करते थे, जो हम अभी खा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। सो अब देखिए, इंडियंस, इफ यू वांट टू नो अबाउट डाइट, व्हाट इज गुड एंड बैड, वो एक ऐसे पॉडकास्ट में कवर नहीं हो सकता। करेक्ट। सो आपको देखना पड़ेगा कि जो आयुर्वेदा स्टाइल है खाने पीने की, दैट इज द बेस्ट। अब कैसे होगी? सबसे पहले स्वच्छ होनी चाहिए, नंबर 2 नेचुरल होनी चाहिए, या ऑर्गेनिक आजकल के टर्म्स के अंदर होनी चाहिए, एंड शुड नॉट बी स्टेल। लेकिन अभी हम जो खा रहे हैं वो क्या है? फ्रोजन फूड्स दैट आर केप्ट इन फ्रिज फॉर सो लॉन्ग। आप कहीं बाहर से कोई भी चीज लाते हो, पेस्टिसाइड्स का उसके अंदर कितना कंसंट्रेशन है, माइक्रोवेव में गर्म करके फिर आप उसको लंबे समय तक रख लेते हो, फिर प्रोसेस कैसे हुआ है? वो नेचुरल की जगह प्रोसेस के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। सो आई विल रेफर ऑल ऑफ यू टू वन क्लासिफिकेशन, नोवा प्रोसेस्ड फूड क्लासिफिकेशन। तो उसमें किस तरह से फूड प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में उन्होंने 4 कैटेगरीज दे रखी हैं। तो जो 4th कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड। अब जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है वो क्या है? ब्रेड्स, बॉटल्ड एंड पैकेज्ड फूड। जितनी आर्टिफिशियल चीजें उसके अंदर होंगी उतना वो खराब है। और उसके अपोजिट क्या है? क्लास ए, ऑल नेचुरल थिंग्स। अब देख लो, आपके ग्रेन्स हैं वो नेचुरल हैं, आपकी पल्सेस नेचुरल हैं, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर ऑल, आपके स्पाइसेस, दे आर ऑल नेचुरल। नाउ हाउ यू कुक इट, हाउ यू यूज इट। फॉर एग्जाम्पल, पाव भाजी बना रहे हो आप, मसाले आपने सॉरी वो जो भी नाम आ जाएगा, जो भी बड़ी कंपनी है है उसका एक आप वो जो पैकेट लाते हो पाव भाजी मसाला, उसके अंदर डाल दिया तो वो तो खत्म ही हो गया ना। आई मीन उसके अंदर कहाँ वो नेचुरल रहा? राइट। आपने ठीक है आलू प्याज कूट के मसाला डाल के भाजी बना ली। अब जो आप पाव ले रहे हो वो भी क्या है? वो भी तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड ही है वो तो। करेक्ट करेक्ट। सो आई मीन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं केवल पाव भाजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो आई रेफर यू टू नोवा फूड क्लासिफिकेशन एंड सी कि भाई हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं हमारे आजकल, उसके लिए तो रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ही होंगे। अब जैसे मैं आपको बोलूं पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये क्या है? ये तो 4D क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड जंक फूड। तो आप वेस्टर्न फ्रॉम इंडियन स्टाइल of food, if you go to western style of food, you are crossing from A to D.
जो कि नेचुरल टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। सो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके अंदर, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब आप डी क्लासिफिकेशन, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो तो उसका एक बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया गया, खराब बैक्टीरिया आ गया। नेचुरल फूड खा रहे हो तो अच्छे बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं। एंड जो गट बैक्टीरिया हैं वो आपके बहुत सारी गट की बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली यू गो फॉर वेरियस ड्रिंक्स दैट वी हैव। अब आप देख लो कहाँ कहाँ पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जा रहा है और कहाँ कहाँ पर आपके नेचुरल ड्रिंक्स जा रही हैं। आसान है, छाछ ले रहे हो आप, नेचुरल दूध अच्छा है, दूध की क्वालिटी भी अच्छा होना जरूरी है। आप नींबू पानी पी रहे हो, आप ब्लैक कॉफी ले रहे हो, आप ग्रीन टी ले रहे हो, आप वाइट टी ले रहे हो, और वहीं पर ही आपने उसमें दूध ऐड कर दिया और शुगर ऐड कर दिया, खत्म है। अब शुगर आप लेना चाहते हो तो शुगर कैसे ऐड कर सकते हो? हनी ले लो, आप गुड़ ले लो, और गुड़ भी कौन सा? जो कि बिल्कुल नेचुरल हो, डार्क। ये नहीं कि उसका अगर आप एक प्रोसेस कर दिया आपने और उसको वाइट या येलो कर दिया तो अगेन फ्रॉम नेचुरल टू प्रोसेस्ड के अंदर चला गया। तेल की बात करो आप, एक आपने सरसों लिया, उसको कच्ची घानी में चला दिया, तेल निकल के आ गया, वो आपने यूज में ले लिया। उसी को आपने प्रोसेस कर दिया, उसका कलर हटा दिया, उसको रिफाइन कर दिया, अल्ट्रा रिफाइन कर दिया, दैट अगेन गोज टू द अल्ट्रा प्रोसेस्ड। और कच्ची घानी का तेल ही अच्छा है, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ऑलिव ऑयल है। ये सब चीजें आपको, ऑयल के बारे में तो आपको चेंज करनी पड़ती हैं, एवरी 3 to 4 months यू हैव टू चेंज योर ऑयल। आप एक मत खाइए। ओके, हमेशा सरसों के तेल में खाना मत बनाओ, कभी हाँ, 3-4 महीने बिल्कुल। बाद चेंज कर दो। बिल्कुल। और वो जो सरसों का तेल है, अगर उसके अंदर कुछ आपने ऐसी चीजें डाल दी दैट कैन बी टॉक्सिक, ये बहुत होता है। कुछ बेल्ट्स हैं इंडिया की जहाँ पर सरसों को तेल के अंदर दे ऐड समथिंग एंड दैट कॉजेज वेरियस कैंसर्स। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। अब सॉल्ट है, तो आप सॉल्ट जो है बिल्कुल सफेद इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड, बट जब आप रॉक सॉल्ट ले सकते हो, आप जो काला नमक है वो ले सकते हो, सेंधा नमक इज गुड। फिर जो हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो सॉल्ट सिटी है सांभर, वहाँ का सॉल्ट यूज्ड टू बी वेरी गुड। सो दीज आर द ऑप्शंस, ब्लैक सॉल्ट, सेंधा नमक, ओवर व्हाट यू हैव ऑन योर टेबल, दैट इज वेरी वेरी वाइट, इट्स वेरी वेरी प्रोसेस्ड। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब बेसिक चीजें हैं। सर व्हाट अबाउट फर्मेंटेड फूड्स? अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ ना, मतलब जैसे अचार काम में लेते हैं तो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ नेचुरल थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि प्रोसेस्ड होती थी। कहते हैं इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। और प्रोवाइडेड कि आप घर में बनाओ अचार। अगर आप प्रोसेस्ड पैकेज अचार ना लेके आओ, या फिर आप ट्रस्टवर्दी जगह से लेके आओ जो कि आपको पता है कि हर चीज नेचुरल और अच्छी डाल रहे हैं। बट देन जिनको ब्लड प्रेशर है और जिनको बहुत ज्यादा हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया है, वो थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि सब चीजों ऑयल और वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है, सॉल्ट ज्यादा होता है। कांजी इज गुड, अगेन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो ये है खाने पीने के। फर्मेंटेड फूड में सर, जैसे आई थिंक फर्मेंटेड फूड के बारे में डिस्कस हमने ठीक कर लिया। हाँ सर, एक ये तो गट के बारे में हमने बात करी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज द गट एंड द गट माइक्रोबायोटा। सर, एक बहुत कॉमन डिजीज है जो रह गई, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। डिजीज है या सिम्टम है, आप बताइए। ब्लोटिंग होती है, कई लोगों को लगता है खाना खाने के बाद पेट बहुत भरा भरा सा लगता है, कईयों को लगता है कि मेरा पेट फूल गया है, और एक्चुअली में कई लोगों का विजिबली फूल भी जाता है। उसमें क्या हो रहा है? So bloating is the sensation that you feel कि पेट फूल गया। Distension is आपको obviously दिख रहा है कि मेरा पेट फूल गया, दिख रहा है आपको, that is distension। अब distension में, मतलब distension अगर किसको हो रहा है कि मेरा पेट फूल गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं अंदर पानी तो नहीं भर गया पेट में, कहीं कोई अंदर ट्यूमर तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैस पास होना बंद हो गई हो, या कि स्टूल पास होना बंद हो गए। तो उसमें तो विजिबली आपको दिखता है। बट जो ब्लोटिंग है, जो आप कह रहे हो, जो आम भाषा में आप कहते हो कि वो खाना खाया और मेरा पेट फूल गया, तो अगेन डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू ईटन। इफ यू ईटन समथिंग बैड दैट डजंट सूट यू,
विल कॉज ब्लोटिंग। तो उस समय आप उसको छोड़ दो, ट्राई टू हैव समथिंग। आपने छोले भटूरे खाए तो किसके ब्लोटिंग नहीं होगी? ट्रू। हाँ, तो आप अगर बाहर का खाना खाने ही जाओगे, कहीं भी आप जाओ, तो थोड़ी बहुत तो होगी। नाउ आप ओवर ईट कर रहे हो तो और ज्यादा ब्लोटिंग होगी उसके अंदर। सो द अमाउंट दैट यू ईट, द टाइप ऑफ फूड दैट you eat will cause bloating. Number 1. Number 2, if there are certain diseases like diabetes, thyroid, heart problems, that will cause bloating. उसके बाद आपके कोई पेट में अल्सर हो गया या स्टमक के अंदर कोई कैंसर है, so that will cause bloating. कोई सर्जरी हो रखी है स्टमक की, that will cause bloating. Now everything ruled out and still you have bloating. तो क्या कारण होगा? तो ये होगा कि आपका स्टमक ही जो खाने को आगे पुश करता है, उसके मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है। तो समझिए आप बात को, खाना यहां से फूड पाइप से नीचे आया, स्टमक में आया ना। स्टमक इज अ बैग और इसकी प्रॉपर्टी होती है एक्सपैंड करने की, फूलने की। तो जब खाना आया तो ये फूला और खाना आया। जब इसमें खाना भर गया, नाउ इट इज लाइक अ प्रोपेलर, ये इसको खाने को आगे भेजेगा। मैस्टिकेशन नहीं, मैस्टिकेशन तो खाने को चबाने को कहते हैं, राइट। सो उसको आगे भेजता है। तो इट इज अ मिक्सर ग्राइंडर, अच्छा, एंड इट्स अ प्रोपेलर, खाने को आगे भेजता है। तो सबसे पहले रिलैक्स होता है, रिसीव करता है फूड को, उसको मिक्स ग्राइंड करके आगे भेज देता है। अगर रिसीविंग में प्रॉब्लम है कि वो अच्छी तरह, उसकी मसल्स ऐसी हो गई हैं कि वो रिलैक्स ही नहीं कर रहा है, तो एकदम खूब सारा फूड आ गया, अब वो रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा सेंसेशन होगा कि पेट फूल गया। अब खाना तो अंदर आ गया, वो मिक्स ग्राइंड भी कर दिया, लेकिन आगे नहीं भेज पा रहा है उसको, उसमें प्रॉब्लम है। उसके अलग कॉजेज होते हैं। उसके बाद खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसके लिए खाने को बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ही उसको इतना वो मिक्स ग्राइंड कर दे कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। नाउ दिस पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें अगर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, यहां से आपने पुश किया और ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका इसमें जाना, अंदर जाना इज कोऑर्डिनेटेड बाय मसल्स। उसके अंदर अगर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है तो भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, सो देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी, उससे हम ये सारी चीजें भी पता कर सकते हैं। सो इफ यू हैव रूल्ड आउट एवरीथिंग, जी, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्पेप्सिया। ओके, सो मॉनिटर योर डाइट, टेक केयर ऑफ योर डिजीजेस, वो से भी ठीक नहीं हो रहा है, सो देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स जो कि ब्लोटिंग के लिए काम में आती है। क्या एक ऑन अ जनरल बेसिस, एंड देन मैंने आपको बताया था, एक चीज और बताई थी, आपके ये जो आपके रेड फ्लैग साइंस जो होते हैं, जी, जिसके अंदर उल्टी होना, पर्टिकुलरली ब्लोटिंग के लिए कह रहा हूं मैं, अगर उल्टी हो रही है, अर्ली सेटाइटी, आप पहले 3 रोटी खाते थे और अब 2 रोटी खाने में ऐसा लगता है बहुत खा लिया, या 1 रोटी खाते हैं और उसमें ऐसा लगता है बहुत सारा खा लिया, आपका वजन गिर रहा है, आपकी एपेटाइट कम हो रही है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी आपके फैमिली के अंदर है, तो फिर तुरंत उसका आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और एंडोस्कोपी करवा लेनी चाहिए। दैट कोई कैंसरस ट्यूमर तो डेवलप हाँ, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट सर। सर, एक ऑन अ जनरल बेसिस अगर किसी को ब्लोटिंग होती है तो क्या ऐसी चीजें चेंजेस करे अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसी क्या होम रेमेडीज ले जिससे वो उसको आराम मिले? सो हमारे बहुत सारा होता है, सौंफ होती है, जीरा होता है, आपके अदरक होती है, ये सब चीज़ों से आराम मिलता है। और आजकल ये इंटरनेट पे बहुत सारी रील्स वगैरह आती हैं जिसमें बोला जाता है कि सुबह सुबह उठ के खाली पेट ये पानी में सौंफ या जीरा मिला के पियो। ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, क्या एक ऐसी कोई ड्रिंक जो आप रेकमेंड करते हो? जो नहीं, देखिए ये तो आयुर्वेद का नियम है कि सुबह सुबह उठते ही तो आपको पानी पीना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लोटा जिसके अंदर ऊपर जो है सरफेस टेंशन के लिए गोल होना चाहिए, तो एक लोटा आपको बैठ के, उकड़ू बैठ के, हाँ, उसके अंदर नीचे बैठ के शांति से, जैसे चिड़िया पानी पीती है घूंट भर भर के, जानवर जैसे पानी पीते हैं ना, वैसे पीना चाहिए 15-20 मिनट। और अमाउंट भी बता रखा है कि आपको 3 से 4 गिलास पानी पीने चाहिए। ये तो बेसिक नियम है। और इसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ खाना पीना नहीं होना चाहिए। सबको हमारी बैट्टी का क्या हुआ, तो बैट्टी तो वैसे ही खराब है। सो 1 घंटे बाद ही आपको कुछ लेना है। नाउ पीपल में ऐड
कि उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू डाल दो, जिसको सूट करता है नींबू डाल सकता है, और भी जो चीज़ें आप डाल सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जीरा डाल सकते हैं कई लोग, डाल सकते हैं। राइट राइट, परफेक्ट सर। सर ये एक हमने कुछ बेसिक कॉमन डिजीजेस के बारे में बात करी जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। एक लास्ट चीज, एक प्रैक्टिस जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, ऑल्दो इट इज वेरी एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग एंड डिटॉक्स। So there are various ways to detox. Fasting is a good way to detox. उसमें intermittent fasting है, और फास्टिंग तो वैसे प्रूवन ही है। हमारे इंडिया में तो शुरू से है, ठीक है, बट अब तो एक जापानीज स्टडी थी कि जितना आप फास्ट करेंगे आपका एपोप्टोसिस बढ़ता है, तो जो भी पुराने और खराब सेल्स हैं वो उनको हमारी बॉडी मार देती है और कैंसर से बच सकते हैं। ऑटोफेजी जो होती है जो अपने आप लेके जाती है। बिल्कुल। सो फास्टिंग इज गुड, बट ये भी बताया गया है कि किस तरह की फास्टिंग अच्छी होती है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड। कुछ लोग कहते हैं खाओ भी तब जब भूख लगे, वो भी एक तरह की फास्टिंग है। ठीक है, आप सुबह उठे, आपको भूख लगी, आपने खा लिया, आपको शाम तक भूख नहीं लगी तो मत खाओ, उसमें क्या है। यू कांट डू लाइक दिस नो कि ब्रेकफास्ट इतने बजे लंच, फिर लंच और डिनर के बीच में भी ये लेना है, फिर डिनर भी लेना है, फिर रात को सोएंगे तो दूध भी लेंगे, तो इतनी कैलोरीज तो कैसे वो है। सो सम पीपल से जब भूख लगेगी तब खा लेंगे, तो इट्स ओके। सो दो चीज़ें होंगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। आप एक दिन तय कर लो। पहले लोग ऐसे ही तो तय करते थे, ट्यूसडे का फास्ट कर लो, थर्सडे का फास्ट कर लो, सैटरडे का कर लो, बिकॉज दे वांटेड अ डे जब कैलोरीज को कम करना है और बॉडी के सिस्टम्स को भी थोड़ा रेस्ट मिले, ऑर्गन्स को रेस्ट मिले। बिल्कुल। और जो आप बाहर का खाना खाते हो, एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई आई विल ड्रिंक ओनली फ्यू थिंग्स, और साथ में मैं केवल सैलेड ही खाऊंगा या फ्रूट्स ही खाऊंगा, या वो भी किया जा सकता है। Perfect. Sir, this was about the gut. For the next session, we will talk about alcohol and importance of liver. So, इस सेशन को यही एंड करते हैं, and then we will go and start with the next session. Thank you so much for being here, sir. And thank you so much for initiating a very important discussion, because if अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे गट का, so one important thing is obesity. Children are getting obese. After 10 years or 15 years, they will develop, say, fatty liver. Fatty liver होगा तो और ज़्यादा liver damage होगा, and maybe for 50-60 तक liver damage भी हो जाएगा. Right. I mean, so it's important to manage your lifestyle. So उसमें time लगाना चाहिए. Thank you so much. Thank you so much.